नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज साइकोलॉजी की 6वीं क्लास के अंतर्गत बाल विकास का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन। बाल विकास का पार्ट 2 अर्थात बाल विकास की दूसरी क्लास है आज, और साइकोलॉजी की 6वीं क्लास है। और साइकोलॉजी की 6वीं क्लास के अंतर्गत जो बाल विकास के दूसरे भाग में यानी बाल विकास के दूसरे वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे वंश क्रम से संबंधित विकास के सिद्धांत। अर्थात वंश क्रम से संबंधित विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वंश क्रम से संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसको बीज कोशों का सिद्धांत कहते हैं, और जनन द्रव्य का सिद्धांत भी उसी को कहते हैं, अमरता का सिद्धांत भी उसी को कहते हैं, और निरंतरता का सिद्धांत भी उसी को कहते हैं। तो पहला सिद्धांत जो बीज कोशों का सिद्धांत, बीज कोशों का सिद्धांत कह लो इसको, या फिर जनन द्रव्य का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत कह लो, या फिर निरंतरता का सिद्धांत कह लो इसको, या फिर अमरता का सिद्धांत कह लो इसको। होता क्या है मित्रों, देखिएगा कि इस सिद्धांत को बीज कोशों का सिद्धांत क्यों कहा गया, जनन द्रव्य का सिद्धांत क्यों कहा गया है, और निरंतरता का सिद्धांत क्यों कहा गया, और अमरता का सिद्धांत क्यों कहा गया, इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इस सिद्धांत को किसने दिया एवं किस पर प्रयोग किया, और इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना है, अर्थात इस सिद्धांत में है क्या। तो ये सिद्धांत नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो, बीज कोशों का सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि इस सिद्धांत को दिया बीजमैन ने। किसने दिया? बीजमैन ने। इस सिद्धांत को बीजमैन ने दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को बीज कोशों का सिद्धांत किया था। बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था इस सिद्धांत में। किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर। चूहों पर प्रयोग किया। अच्छा, बीजमैन ने चूहों पर कैसे प्रयोग किया? बीजमैन ने क्या किया कि कई चूहे पाले और सभी चूहों की वो कई पीढ़ियों तक पूंछ काटता गया। परिणाम ये हुआ कि निरंतर लगातार जब वो कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटता गया, लेकिन उसके बाद भी जो उन चूहों की संतानें पैदा होती गईं वो सभी संतानें पूंछ वाली थी, अर्थात बिना पूंछ वाली संतानें पैदा नहीं हुई। जबकि बीजमैन ने जो चूहे पाले उनकी पूंछ काटी कई पीढ़ियों तक, लेकिन परिणाम ये हुआ कि सभी पीढ़ियों में जो चूहों की संतानें पैदा हुई वे पूंछ वाले हुए। अर्थात इससे मतलब ये निकलता है कि किसी भी प्रकार की अगर हम विकृति शरीर में है तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी संतान में भी वो विकृति हो। ये सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने दिया, इसलिए इस सिद्धांत को बीज कोशों का सिद्धांत कहते हैं। जनन द्रव्य का सिद्धांत इसलिए कहते हैं अर्थात जिससे ऐसा द्रव्य जिससे हमारा जीवन शुरुआत होता है, हमारे जनन की शुरुआत होती है, अर्थात जीवन के निर्माण में जो द्रव्य काम आता है, आप जानते हैं स्पर्म, उसी को स्पर्म का जितना महत्व है, स्पर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अर्थात इसमें शरीर में किस प्रकार की विकृति है उससे आपकी संतानों में विकृति हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए जनन द्रव्य का महत्व। निरंतरता का सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने लगातार कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन पूंछ काटने के बाद भी चूहे बिना पूंछ वाले पैदा नहीं हुए, इसलिए इसको अमरता का सिद्धांत भी कहा गया है। अर्थात जो मानव का शरीर हो या अन्य किसी प्राणी या पशु या जीव जो जिस प्रकार का है उसकी संतानें उसी प्रकार की होती हैं। जैसे कोई यदि पैर से लंगड़ा जीव या पशु या मानव है तो उसकी संतानें पैर से लंगड़ी हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो इसलिए इसको अमरता का सिद्धांत भी कहा गया, अर्थात जैसा शरीर का ढांचा है वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। ये बीज कोशों का सिद्धांत बीजमैन ने प्रयोग किया, किस पर? चूहों पर। पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है वंश क्रम से संबंधित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अच्छा, इसमें क्या हुआ? अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। ये अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। किसने? लेमार्क।
और लेमार्क ने इस सिद्धांत के अर्जित, अर्जित का मतलब जिनको हम प्राप्त करते हैं जीवन में, अर्जित का मतलब जीवन में जिन गुणों को हम प्राप्त करते हैं, अर्थात जो गुण हमारे पूर्वजों से नहीं होते हैं, हम कमाकर या अर्जित कर उनको प्राप्त करते हैं, उनको अर्जित गुण कहते हैं। तो अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत में लेमार्क ने प्रयोग किया था जिराफ पर। लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया कि जो जिराफ जो होती है, आज हम देखते हैं कि जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबाई की होती है, काफ़ी लंबी होती है, लेकिन दरअसल बात यह है कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं होती थी जितनी कि आज होती है। अर्थात पहले जो जिराफ की गर्दन है वो ऊंट के समान ही लंबी होती थी, लेकिन हुआ क्या कि जिराफ बार बार उस गर्दन का प्रयोग, जिराफ ने बार बार उस गर्दन का प्रयोग ऊंची वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया, इसलिए आज जो वर्तमान में जिराफ की गर्दन हम देख रहे हैं वो अत्यधिक लंबी हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी जितनी कि आज है, वो तो जिराफ ने अर्जित की है इतनी लंबी गर्दन, क्योंकि जिराफ ने बार बार ऊंची वस्तु को खाने के लिए अपनी गर्दन का प्रयोग किया और आज वर्तमान में उनकी संतति से ही जो उत्पन्न हो रही है वो उतनी लंबी गर्दन आ रही है। अर्थात कुछ अर्जित गुण भी हो जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में देखें तो एक सेल्फी का दौर काफ़ी चल रहा है, कोई मुंह को इस तरह बनाता है, कोई किसी तरह बनाता है, कोई 60 डिग्री एंगल पर मुंह को खींच रहा है फोटो, कोई आंखें ऊपर कर रहा है। तो इस प्रकार से मुंह बनाने से हो सकता है कि आगे भविष्य में जो संतानें आए उनका जो मुंह का स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार का है जिस प्रकार के आज टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी ली जा रही है। इस सिद्धांत के द्वारा ये सिखाया जाता है। अर्थात जीवन में जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस प्रकार के गुण प्राप्त कर रहे हैं, हमारी जो संतानें उत्पन्न हो उनमें भी उसी प्रकार के गुण प्राप्त हो। तो में जो अवगुण है हो सकता है वो संतानों में अवगुण आ जाए और लगातार आपकी पीढ़ियों में दर पीढ़ी दर चलता ही जाए वो गुण, ऐसा भी हो सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा ये समझाया गया है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको हम हमारे जीवन में अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, और अर्जित किए हुए कुछ गुण वो संतान फिर लगातार होते चले जाते हैं। किसने कहा? अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत दिया मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत सुनिएगा क्या है ये मौलिक गुणों का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत मौलिक गुणों का सिद्धांत दिया किसने? मेंडल साहब ने दिया। ये तो आप सभी जानते होंगे। मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल साहब ने दिया। मेंडल साहब ने मौलिक गुणों का सिद्धांत कैसे दिया? मेंडल साहब ने मटर के पौधे जो थे उन पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। किस पर? मटर के पौधे पर। मेंडल साहब ने क्या किया वो सुनिएगा। मेंडल साहब ने मौलिक गुणों के सिद्धांत के अंतर्गत, मेंडल साहब जो थे वो चेस्कोवोलिया में चर्च में जो पादरी थे, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके मौलिक गुणों को समझाया कि किस प्रकार से मौलिक गुण आगे की संतानों में प्राप्त होते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ मटर के पौधे लिए, औसत लंबाई के मटर के पौधे लिए, और उन औसत लंबाई के मटर के पौधों को इन्होंने बोया। और इन्होंने बोने के बाद में, देखिए मैं एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत बता देता हूँ मौलिक गुणों का सिद्धांत जो कैसे होता है, एक बार समझा देता हूँ मैं। तो मौलिक गुणों के सिद्धांत के अंतर्गत क्या हुआ कि इन्होंने मटर के पौधे लिए, और मटर के पौधे क्या थी? औसत लंबाई के मटर के पौधे इन्होंने लिए। औसत लंबाई अर्थात कुछ लंबे थे कुछ बौने थे, इस प्रकार के इन्होंने पौधे लिए। और इन पौधों को बोने के बाद में परिणाम क्या हुआ कि जब पौधे इनके प्राप्त हुए, जब पौधे जो इनके प्राप्त हुए उसमें 25% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो लंबे थे, और 25% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो कैसे थे? बौने थे, छोटे थे, बौने। और 50% और 50% पौधे औसत संकर लंबाई के प्राप्त हुए। औसत संकर अर्थात वो ना तो लंबे थे ना बौने थे, ऐसे प्राप्त हुए। ये दूसरी पीढ़ी के परिणाम आए, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। फिर इन्होंने क्या कहा? ये मौलिक गुणों का सिद्धांत चल रहा है, जो 50% पौधे जो कि औसत संकर लंबाई के प्राप्त हुए थे, इनको फिर इन्होंने दोबारा बोया, और दोबारा बोने के बाद में परिणाम क्या प्राप्त हुआ कि जो 50% औसत संकर लंबाई के पौधे थे इनको ही दोबारा बोया, और इनको दोबारा बोने के बाद में जो पौधे प्राप्त हुए वो 50% पौधे लंबे प्राप्त हुए, 50% पौधे,
और 50% पौधे कैसे प्राप्त हुए, बौने प्राप्त हुए। इसका मतलब ये नहीं 50 हो गए 50, तो 50% मतलब पूरे पौधे हैं। इन पौधों को बोने पर इनके 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त हुए। इस सिद्धांत के द्वारा मेंडल साहब ने क्या सिद्ध किया वो भी सुन लीजिएगा। तो इस सिद्धांत के द्वारा मेंडल साहब ने कहा कि किसी भी जो संतानें होती हैं उन संतानों में आपने देखा कि पहली से दूसरी पीढ़ी ये आई, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में अब कोई भी औसत संकर लंबाई का पौधा नहीं है। अर्थात मेंडल साहब ने ये कहा कि प्रत्येक मानव की जो पीढ़ी जन्म लेती हैं उन मानव की पीढ़ी में प्रत्येक तीसरी पीढ़ी के गुण बच्चों में संतानों में आते हैं। अर्थात जैसे दादा या नाना के जो गुण हैं वो पोता या पोती में प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रत्येक तीसरी पीढ़ी के जो गुण होते हैं वो संतानों में प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे किसी का दादा या नाना अगर पढ़ने में होशियार है तो हो सकता है कि तीसरी पीढ़ी में उसका जो पोता या पोती है वो पढ़ने में होशियार हो, या किसी डकैत है या कोई किसी प्रकार का डाकू है तो हो सकता है उसका तीसरी पीढ़ी का दादा या पोता या पोती हो वो डकैत या डाकू हो जाए। तो ये मेंडल साहब ने इस मटर के पौधे के द्वारा सिद्ध किया कि प्रत्येक तीसरी पीढ़ी में पूर्वजों के गुण बच्चों में दिखाई देते हैं। अर्थात जैसे दादा नानी नाना नानी इनके गुण पोता पोती इत्यादि में दिखाई देना ही इसने क्या किया, सिद्ध किया। ये हो गया मौलिक गुणों का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हुआ किसने दिया, हाँ किसने दिया बताओ, मेंडल साहब ने दिया था ना मटर के पौधे पर। चौथा सिद्धांत सुनिएगा, क्या था चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत वंशक्रम से संबंधित विकास के सिद्धांत देख रहे हैं जी। तो चौथा सिद्धांत बताइए। तो चौथा सिद्धांत था समान प्रतिमान। प्रतिमान को अपन मॉडल भी कह सकते हैं, मॉडल। तो समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा क्या सिद्ध होता है, समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था सोरेनसन साहब ने। किसने दिया था, सोरेनसन साहब ने। समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत देते हुए सोरेनसन साहब ने बताया कि प्रत्येक जीव के या प्रत्येक पशु के या प्रत्येक प्राणी के अपने जैसी संतान पैदा करने या उत्पन्न करने का गुण किसमें पाया जाता है, प्रत्येक जीव में पाया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव के मानव पैदा होते हैं, मानव में मानव जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, मॉडल। अर्थात मानव के समान मॉडल। प्रतिमान का मतलब मॉडल, मॉडल का मतलब जैसा मानव है उसकी जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी उसके समान ही होंगी, मॉडल का सिद्धांत है। चूहे हैं तो जिस प्रकार चूहे का आकार है उसकी संतानों का आकार भी चूहे जैसा ही होगा। हम देखते हैं बिल्ली है तो बिल्ली जैसे आकार का ही बच्चे जन्म लेते हैं। और कई जो प्राणी हैं पशु हैं उसमें अपने जैसी संतति अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता का एक विशेष गुण पाया जाता है। अर्थात अपने जैसे जो मॉडल जो अपन कहते हैं ये किसका मॉडल है, हंसी मजाक में कह ही देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पिताजी के नाम से संबोधित कर देते हैं इसका मॉडल है। तो मानव में हो चाहे किसी भी प्राणी में हो, पशु में हो, जीव में हो, अपने जैसी संतान यानी अपने जैसा मॉडल उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। इसमें सोरेनसन साहब ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कुत्ते के बिल्ली पैदा हो जाए और बिल्ली के कुत्ता पैदा हो जाए, मानव के पशु पैदा हो जाए, पशु के मानव। अर्थात जैसा उसकी खुद की संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके जो बच्चे होंगे, उसकी जो संतानें होंगी, उनकी जो मॉडल होगा, उनकी जो स्ट्रक्चर होगी खुद के समान ही होगी। चूंकि इसका और ज़्यादा अगर अपन देखना चाहें तो और ज़्यादा देख सकते हैं। आप देखते हैं कि यदि किसी बच्चा है और बच्चे के माता पिता यदि गोरे चिट्ठे रंग के हैं तो सामान्य तो उनके बच्चे भी गोरे चिट्ठे रंग के ही पैदा होते हैं। आप देखते हैं समान प्रतिमान मॉडल। आप देखते हैं कि अगर किसी के माता पिता काले रंग के हैं, थोड़े से सांवलापन रंग है, तो उनके बच्चे भी सामान्यतः, क्या जनरली बता रहा हूँ, तो उनके बच्चे भी कैसे पैदा होते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं कि काले चिट्टे रंग के पैदा होते हैं। तो आगे समान प्रतिमान मॉडल का सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत देखिए, पांचवा सिद्धांत जी। अब पांचवा सिद्धांत है विपरीत गुणों। पांचवा सिद्धांत है विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसी ने नहीं दिया है,
इस सिद्धांत का समर्थन जरूर किया सोरेनसन साहब ने। किसने? सोरेनसन साहब ने ही इस सिद्धांत का समर्थन किया। और इस सिद्धांत का समर्थन विपरीत गुणों, अर्थात जैसे माता पिता में गुण होते हैं, जैसे माता पिता की क्षमता होती है, उससे विपरीत गुण वाले, उससे विपरीत क्षमता वाली संतति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भी हम हमारे चारों ओर के परिवेश में देखते हैं। तो इसको देखते हुए सिद्धांत बनाया गया और सिद्धांत को समर्थन करने के लिए सोरेनसन साहब आगे आए और सोरेनसन साहब ने कहा बिल्कुल सही है। आप चूंकि जनरली देखते हैं कि किसी के माता पिता जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, तो उनकी संतानें अगर देखें तो बिल्कुल ढकोर होती हैं पढ़ने में। तो ये क्या है? विपरीत गुण का सिद्धांत है। जनरली हम देखते हैं कि माता पिता की कद काठी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, उनके बच्चे बहुत छोटे रह जाते हैं। जनरली, ज़्यादातर, बहुत कम होता है ऐसा। और देखते हैं कि विपरीत गुण ही तो आ रहे हैं। देखते हैं जैसे कि किसी के पिताजी अगर बिजनेसमैन है तो हो सकता है उसका जो बच्चा है वो बिजनेसमैन नहीं हो, तो ऐसा भी संभव होता है। तो इस प्रकार से जो विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत हुआ कि जो उनकी संतानें हैं उनमें अनेक विभिन्न प्रकार के गुण देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं अपन कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बिल्कुल गोरे चिट्टे रंग के, उनकी संतानें काले चिट्टे रंग की पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार के गुण भी अपन देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, सरल स्वभाव के माता पिता हैं, उनकी संतानें बहुत बिगड़ी स्वभाव की हो जाती हैं, उनका स्वभाव बहुत ही कठोर होता है। तो इसको भी जनरली हम क्या है देखते हैं। तो ये विपरीत गुण भी हम जनरली देखते हैं। इसको देखते हुए विपरीत गुण प्रत्यागमन का सिद्धांत हुआ। जी, तो ये पांचवा सिद्धांत विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत हो जाता है। जी बिल्कुल, ये वंशक्रम से संबंधित विकास के सिद्धांत थे और इन सिद्धांतों के द्वारा हमने बाल विकास की दूसरी क्लास के अंतर्गत, जो कि साइकोलॉजी की 6वीं क्लास है, आज हमने वंशक्रम से संबंधित विकास के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। और इन चर्चा करने के बाद हम आगे बाल विकास का पार्ट 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और तब तक के लिए आनंद से आप इस क्लास को लीजिए, पढ़िए और हमारी अन्य क्लासें जो डली हुई उनको भी पढ़िए लीजिए, चाहे आप रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, पसंद आ रही है आपको तो बेझिझक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।